नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा, चरण धारी केवल लहै पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान, नमो जासु जासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय करी के क्षपणा सार, हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से हम कर्णानुयोग के आधार से कुछ चर्चा कर रहे हैं। तत्वार सूत्र में आपने सूत्र पढ़ा है जीव के असाधारण भाव संबंधी। कौन सा है? यानी क्या बताए? जीवों के 5 असाधारण बात बताए। उनके नाम कौन से हैं? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक, पारिणामिक। ये 4 नाम ऐसे अटपटे क्यों है? औपशमिक शब्द कैसे तैयार हुआ? जैसे उपशम शब्द से औपशमिक, जैसे हाँ, जैसे औपशमिक हुआ, उपशम से औपशमिक। और जहां कर्मों की क्षय रूप अवस्था पाई जाती है, वहां जो जीव के अपने भाव अपने से हुए, कर्म से नहीं, फिर भी निमित्त की तरफ से नाम देने की पद्धति है। कार्य है एक, कारण है 2। कौन से 2 कारण है? एक निमित्त कारण, एक उपादान। 2 कारण है, इसलिए एक ही कार्य के 2 नाम है। क्या कहा? कार्य 1, कारण 2, तो 2 कारण की तरफ से एक ही कार्य के 2 नाम। निमित्त की तरफ से उस कार्य को कहेंगे वो निमित्त का नैमित्तिक है, बराबर। और उपादान की तरफ से उसको क्या कहेंगे? उपादेय। तो यहां हम निमित्त की ओर से नाम दे रहे भले, परंतु वो कार्य है वो जीव का है, कर्म का नहीं है, कर्म से उत्पन्न हुआ नहीं है। ये मूल बात ख्याल में रखकर आगे की बात कर्णानुयोग में हमेशा ये पहले नक्की रखना है कि निमित्त से परद्रव्य में कुछ नहीं होता। कर्म हमारे कंट्रोल करने वाले नहीं है। ना जीव कर्म में कुछ करता है, ना कर्म जीव में कुछ करता है, परंतु उनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो कर्णानुयोग की शैली ऐसी है कि जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को उपशमाया, जीव ने कर्म का क्षय किया, या कर्म ने जीव को फल दिया, ऐसे कथन पद्धति है। भले कथन हो, पर मान्यता क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त उपादान की जो चर्चा है, जो द्रव्यानुयोग का मुख्य सिद्धांत है, उसको समझकर ही आगे बढ़ना है। नहीं तो शास्त्र के वचन तो वही है। जो गलत प्ररूपणा करते हैं, गलत मान्यता धरते हैं, वो शास्त्र के वचन सुनाकर ही हमको कहते देखो निमित्त के बिना हुआ क्या?
निमित्त आया तब तो कार्य हुआ ना। द्रव्य तो अनादि से पड़ा था, तो कार्य क्यों नहीं हुआ? तो निमित्त से होता है ना, बोलो नहीं होता। कि द्रव्य में उसी समय उस पर्याय रूप होने की शक्ति द्रव्य में पड़ी है, जिसको हम क्षणवर्ती कारण कहेंगे ना, क्षणवर्ती उपादान कारण, तत्समय की योग्यता, वो धर्म द्रव्य में ही है। यानी वह उसी समय वो पर्याय रूप परिणमने का धर्म उस द्रव्य में है, वो अपने स्वयं की शक्ति से परिणमित हुआ है। उसी समय वह जो उचित निमित्त है उसकी उपस्थिति है। फिर भी ये सारा जो कर्णान योग का जो सिद्धांत है, अभी आपने गुणस्थान की परिभाषा याद की थी, पहला नाम किसका लिया? निमित्त से, निमित्त का नाम पहले लिया। ये शैली है, ये समझना आवश्यक है। अभी हमारी बात यहाँ 5 भावों की चल रही है, उसमें से पारिणामिक भाव यानी स्वभाव भाव, तो उसमें कौन से कर्म का निमित्त है बेटा? पारिणामिक भाव में कौन से कर्म का निमित्त है, ये आपको बताना है। 8 कर्म है हमारे पास और 148 प्रकृतियां है, किसी का नहीं। क्यों? स्वभाव है। निमित्त किसमें कर लागू होता है? पर्याय में। 4 भाव है वो पर्याय रूप भाव है, और पारिणामिक भाव है वो स्वभाव रूप भाव है। स्वभाव रूप भाव में कोई हेतु कोई निमित्त कुछ नहीं होता, वो तो है ही, वो नया तैयार नहीं हुआ है। और ये जो 4 भाव है वो तो होते हैं, पर्याय रूप है ना। पर्याय रूप का अर्थ क्या है? वो कार्य रूप है, तो कार्य है वहां निमित्त की बात करेंगे। जो स्वभाव है उसमें कोई निमित्त नहीं होता, क्योंकि वो कार्य नहीं है, वो तो अनादि से है ही, स्वयं सिद्ध है। क्या कहा? स्वयं भू कहेंगे तो क्या दोष होगा? भू यानी हुआ है, पर्याय को हम कहेंगे स्वयं भू है, परंतु द्रव्य कैसा है? स्वयं सिद्ध है और है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वो कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता, कभी उसका नाश भी नहीं हो सकता। ये सारे द्रव्यान योग के सिद्धांत कायम रख कर, याद में रख कर हमें कर्णान योग का अभ्यास करना है, तो हमारी कहीं पर भी भूल नहीं होगी। तो ये जो 5 भाव में से कौन से भाव कितने हैं, पहले हम उसकी संख्या देखते हैं। औपशमिक भाव कितने हैं? 2। फिर उसके बाद क्षायिक भाव कैसे याद किया आपने? इस सूत्र से द्वारा हमने याद किया। अगर सूत्र भूल गए तो क्या होगा? आपको 4 घाती कर्मों के नाम मालूम है? तो 4 घाती पर हम क्षायिक भाव घटित करेंगे। ज्ञानावरण के क्षय से कौन सा भाव हुआ? 5 ज्ञानावरण के क्षय से जो ज्ञान हुआ उसको क्या कहेंगे? हम क्षायिक की भाषा करेंगे ना अभी, क्षायिक ज्ञान। देखो, मात्र केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? सभी 5 ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होगा, है ना। वैसे सभी के सभी 9 दर्शनावरण का जहां क्षय पाया जाएगा, वहां जो दर्शन होगा उसको क्या कहेंगे? क्षायिक दर्शन। हम क्षायिक की भाषा कर रहे, तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन। हमें 4 घाती कर्मों के नाम मालूम है, तो हमें ये 9 भाव सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद मोहिनी के क्षय में क्या होगा? अभी मोहिनी में 2 भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोह के क्षय में क्या हो रहा है? क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक, और क्षायिक चारित्र हो गए ना। और अंतराय 5 है, 5 के क्षय में 5 भाव हुआ, तो कितने आसान है। ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ना ख्याल में रखने की। 4 घाती कर्म मालूम है, तो उसके बाद हम क्षोभशम भाव भी हम आगे चलकर घटित करेंगे। उसमें से कौन सी प्रकृतियां देखना वो भी हम देखेंगे। तो औपशमिक भाव है 2, क्षायिक भाव है 9। अब क्षायोपशमिक, क्षोभशम की परिभाषा याद है किसी को? अच्छा, खाली केवल रट के याद की है ना। अच्छा, हम देखेंगे उसका अर्थ। पहले बोल दो, आपको याद है तो।
वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इस अवस्था को क्षय उपशम कहते हैं। ये सबको मालूम है ना? तो ये स्पर्धक क्या होते हैं और सर्वघाती क्या होते हैं, देशघाती क्या होते हैं, कौन से प्रकृति में होते हैं, मालूम है? मालूम है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा देखो देखो, पहले हमने कल आपको उत्तर प्रकृतियों के नाम बताए थे, याद है? ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां है, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 3 और 25 28 है, और अंतराय की 5 है। यहां तक सबके याद है बराबर? अब उसमें अनुभाग की अपेक्षा हमको विचार करना है, क्योंकि जैसे स्थिति की अपेक्षा हमने निषेक रचना देखी थी, वैसे अनुभाग की अपेक्षा क्या क्या उसमें रचना होती है। तो एक एक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। वर्ग का अर्थ क्या? परमाणु, कर्म परमाणु। यहाँ कर्मों की भाषा चल रही है, कर्मों की बात कर रहे हैं, तो एक कर्म परमाणु को हम वर्ग कहेंगे। क्यों? वर्ग की परिभाषा क्या है? तो अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह, क्योंकि कर्म की अपनी शक्ति होती है, उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो विशिष्ट शक्ति युक्त जो परमाणु है तो उसको हम वर्ग कहेंगे। अब जिन जिन वर्गों में मिनिमम अनुभाग है, अब हम ज्ञानावरण की बात करेंगे, जिनमें मिनिमम अनुभाग है, ऐसे जो वर्ग यानी कर्म परमाणु है, उसको हम एक लाइन में लिखेंगे। पहले हमने स्थिति की अपेक्षा लाइन बताई थी, वो अभी भूल जाओ। अभी मात्र अनुभाग की अपेक्षा हम लाइन बताएंगे आपको, क्योंकि स्कूल में आपको लाइन से खड़ा करते हैं। कभी कभी क्या 8वीं वाले, फिर 9वीं वाले, फिर 10वीं वाले, इस तरह से लाइन करेंगे, तो वो लाइन अलग होगी है? और हम कहेंगे हाइट के अनुसार आप खड़े हो जाओ, तो वो लाइन अलग होगी, उसमें पहले वाली बात नहीं चलेगी। ऐसे ही जब हम स्थिति की अपेक्षा बात करेंगे तो उसके चित्र जो हम बनाएंगे, ग्राफ, वो अलग होंगे, जिसको हम निषेक रचना कहते हैं। निषेक का अर्थ याद है कि भूल गए? निषेक किसको कहते बेटा? नहीं मालूम? हाँ, जिनकी जिनकी स्थिति समान है। क्या कहा? जिन जिन परमाणुओं की स्थिति समान है, ऐसे परमाणुओं को हम एक लाइन द्वारा बताएंगे, उसको कहेंगे ए निषेक। इसमें निषेक की परिभाषा है, देखो देखो 24। नहीं, इसमें गुण, ये पंचलब्धि की पुस्तक की आप बता रहे हैं ना, गुणस्थान में नहीं 35 पर हाँ निषेक किसी कहते। हेलो हेलो, थोड़ा थोड़ा बाहर ले लो, यानी तो नीचे चला जाए, थोड़ा बाहर ले लो, थोड़ा बाहर ले लो। हाँ हाँ ठीक है। क्या क्या? कर्मों के समूह को नहीं। हाँ, कौन से कर्म परमाणु, कौन से कर्म परमाणुओं का समूह करेंगे, उसमें अपेक्षा क्या लगाएंगे हम? उदय की अपेक्षा कहो या जिनकी जिनकी स्थिति समान है। क्यों? क्योंकि हम जब बंधे थे तभी भी हम निषेक रचना दिखाएंगे, परंतु वो उदय की अपेक्षा उनकी समानता, वो कभी कभी अलग अलग समय में भी उदय में आ सकते हैं। परंतु अभी हम सत्ता में पड़े हुए निषेक है, उसको कहेंगे एक साथ उदय में आने वाले हैं।
वो भी परिभाषा रॉन्ग नहीं है, बराबर है। पर अभी हमें निषेक रचना दिखानी है। कर्मों की स्थिति अलग अलग समयों में बनती है, तो जिनकी जिनकी स्थिति समान है, अभी नए पुराने कर्म वहां पड़े हैं, अब नया बंध हुआ, तो वो परमाणु कहाँ जाके मिलेंगे? पुराने कर्म पड़े हैं ना, उनकी रचना निषेक रचना सत्ता की है। अब जो नया बंध हुआ तो वो परमाणु पुराने कर्मों के साथ मिल जाते हैं, तो उनको किस निषेक में बताएंगे हम? अभी बंधे हैं परंतु उनकी स्थिति समान है। जैसे आबादा तक तो कोई निषेक नहीं है, उसके ऊपर निषेक है। तो पूर्व में सत्ता में जो पड़े हैं, हम जैसे अपने उदाहरण में देखते हैं 7000 वर्ष और एक समय, वहां पहला निषेक पड़ा है, एक समय में बंधे हुए का। उस समय सत्ता में पूर्व में बंधे हुए है कि नहीं है? क्योंकि अनादि से बांधता आ रहा है और उदय भी होता रहा है। तो ये 7000 और एक वर्ष और एक समय वाला जो निषेक है, वो सत्ता में जो पड़े थे वो 7000 वर्ष और एक समय वाले निषेकों में जाके मिलेंगे। ख्याल में आती है बात? क्योंकि कम अधिक स्थिति बनती है, तो पुराने कर्म जो सत्ता में पड़े हैं उनकी अपनी अपनी स्थिति समान जो निषेक वहां पड़ा है, उसमें ये जाकर मिल जाएंगे। तो हमने निषेक की परिभाषा अपनी भाषा में क्या बोला कि जिनकी जिनकी स्थिति समान है, ऐसे कर्म परमाणुओं को हम एक लाइन द्वारा दिखा रहे हैं, आड़ी लाइन, तो उसको हम कहेंगे निषेक। निषेक क्या बताता है? स्थिति बताता है। ख्याल में आती है बेटा? निषेक हम क्यों? क्योंकि ये हमारा ग्राफ है ना, ये कोई ऐसे कर्म कतार में खड़े नहीं है, ये जल्दी उदय में आने वाले पैर की तरफ चले जाएंगे और बाद में उदय में आने वाले यहाँ सिर की तरफ पड़े रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्थिति वाले, सभी अनुभाग वाले परमाणु सर्वत्र सर्वांग, जिसको भी सर्वात्म प्रदेशों में पड़े हुए हैं। ये हम इमेजिन करेंगे कोई यहाँ का प्रदेश है, कोई पैर का प्रदेश है, पर उनकी स्थिति समान है। तो हम अपने ग्राफ में क्या दिखाएंगे? वो एक लाइन में है। कर्मों में कोई इमेजिन नहीं करना, कल्पना करना नहीं कि कर्मों में ऐसे निषेक पड़े हैं और कर्मों में ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये हमें समझने के लिए हम उसको ग्राफ बनाकर समझ रहे, ये बात ख्याल में। तो निषेक किसको समझना? जिन जिन परमाणुओं की स्थिति समान है उनको हम निषेक कहेंगे। यहां तक बात है। और हर एक की निषेक रचना जुदी जुदी होती है। ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण की अलग, श्रुत ज्ञानावरण की अलग, हर एक जितने कर्म प्रकृतियां है उतनी हर एक की अपनी अपनी निषेक रचना अलग अलग होगी, क्योंकि नए ऑलरेडी बन रहे हैं वर्तमान समय में, और वो जाके पुराने कर्मों में जाकर मिलते रहेंगे, और जब उनकी स्थिति पूरी होने को आएगी तब वो उदय में आकर खिर जाएगी। यहाँ तक बात ख्याल में आई? अभी हम अनुभाग की अपेक्षा उसके उन्हीं को क्या कहना उसकी बात देखेंगे। अनुभाग क्या बताता है? फलदान शक्ति, फल देने की शक्ति, इंटेंसिटी कितनी है उसके। हीन शुभ कर्मों में भी हीनादिक कैसे बनते हैं, अशुभ में भी, पाप कर्मों में भी ऐसे हीनादिक अनुभाग बनता है। तो अनुभाग बताने वाले शब्द कौन से हैं? तो एक परमाणु को वर्ग कहा, क्योंकि उसकी अपनी फलदान शक्ति, जिसको हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, क्या कहेंगे कर्म परमाणु को? वर्ग। और वर्गणा किसको कहना? तो जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, फलदान शक्ति जिनकी जिनकी समान है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस नहीं है, तो जिन जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। तो पहली वर्गणा किसको कहेंगे? अब यहाँ स्थिति की अपेक्षा बात मत सोचो। जब पहली वर्गणा कहेंगे तो सर्व से सब मिनिमम अनुभाग वाले जो परमाणु है उनको भी हम आड़ी लाइन द्वारा बताएंगे, पर वो आड़ी लाइन स्थिति की अपेक्षा मत समझना, ये महत्व की बात है। पहले हम भी बहुत भूल करते थे समझने में, क्योंकि स्पर्धक की रचना अलग है और स्थिति की रचना अलग है। अनुभाग की अपेक्षा जब बताना है तो सबसे हीन अनुभाग वाले परमाणु हम एक लाइन में लिखेंगे, उसको कहेंगे वर्गणा। पर वो पहले समय में उदय में आने वाली है जरूरी नहीं है। हर एक निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के सभी स्पर्धक, सभी वर्गणाएं पड़ी है।
यानी जब स्थिति की अपेक्षा हम पहला निषेध कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो सब अनुभाग की अपेक्षा भी जघन्य है, क्योंकि जब हम सीखते तो हमको ऐसा ही पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था कि जो वर्तमान की तरफ के जो निषेध है उसमें अनुभाग कम है, और जो ऊपर ऊपर के निषेध है उनमें अनुभाग ज्यादा है। ऐसे हमने स्वयं पढ़ा था, और हमें उदाहरण भी देते थे। क्या कि दूध में आपने शक्कर मिलाई, डाली कप में, और ज्यादा हिलाई नहीं तो पहले दूध फीका लगा और बाद में एकदम मीठा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आगम से विरुद्ध बात है। प्रत्येक निषेध में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के सभी अनुभाग पाए जाते हैं। हाँ, ये डिपेंड्स कि उस समय जैसा निमित्त यानी जीव के जैसे परिणाम है वैसे उस अनुभाग रूप से उदय चलता है। ऐसा नहीं कि कर्मों में बहुत तीव्र उदय आया अनुभाग का इसलिए हमको तीव्र परिणाम करने पड़े, ऐसा नहीं। दोनों बातें एट ए टाइम हो रही है। जीव यहाँ मंद कषाय रूप हो रहा है तो वहां कर्मों का अनुभाग भी मंद होकर उदय में आता है एक समय में। जैसे कल हमने देखा था अनंतानुबंधी एक समय में पलटकर उदय में आता है अप्रत्याख्यान रूप से। वैसे जैसे जीव के परिणाम मंद है, यहाँ पर हम तत्व विचार करने लगते हैं। कल उपशम सम्यक्त की बात आई थी ना, तो औपशमिक सम्यक्त होने के पहले जो 5 लब्धि का प्रकरण है, अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जीव क्या कर रहा है, तत्व विचार में लीन है, और कर्मों में क्या हो रहा है, बहुत सारे उलट पुलट हो रहे हैं। एक बड़ा स्थिति कांडक होता है, अनुभाग कांडक यानी अनुभाग कम हो जाता है। अप्रशस्त कर्मों का हो, प्रशस्त कर्मों में बढ़ता है अनुभाग अपने आप। जीव ने क्या किया, कर्मों में कुछ नहीं किया, कर्म में अपने आप हुआ। यानी वहां जो पूर्व में बंधे हुए पुण्य के परमाणु है अनुभाग वाले, वो कम अनुभाग वाले तीव्र अनुभाग वाले हो जाते, और पाप कर्मों का अनुभाग घटकर वो मंद मंद होते हैं। आपने पूछा ना क्षोभशम कैसे बढ़ावे, तो क्षोभशम में क्या हो रहा है, ज्ञान आवरण का अनुभाग घटेगा, आवरण घटेगा तो क्षोभशम बढ़ेगा, नेचुरल है ना। तो ज्ञान आवरण प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, अप्रशस्त प्रकृति है, पाप प्रकृति है। और जहां ये शुभराग हो रहे हैं, तत्व ऑर्डिनरी शुभराग तो छोड़ो, जब हम तत्व विचार का अभ्यास करते हैं तो सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुना घटता चला जाता है। प्रति समय जितना है उसका अनंत भाग, उसका अनंत भाग, उसका अनंत भाग। तो ज्ञानावरण का अनुभाग घटा, आवरण घटा, तो ज्ञान क्या होगा, उघाड़ ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो तत्व का अभ्यास करेंगे तो क्षोभशम अपने आप बढ़ेगा, कुछ नहीं, कुछ करने से, बादाम खाने से नहीं बढ़ने वाला है ना। हम समझते नहीं और समझना चाहते हैं बारंबार, क्योंकि ज्ञान तो यहाँ से प्रकट होने वाला है, पुस्तक में से ज्ञान आने वाला नहीं है। गुरुदेव की भाषा में दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं आता, वो तो अचेतन जड़ है। ज्ञान यहाँ से होता है। हाँ, निमित्त रूप से सामने होगी, पुस्तक होगी, कोई गुरु होगा, परंतु ज्ञान होगा वो अपने से उत्पन्न होगा। और हम जितना उसमें प्रयत्नशील रहेंगे उतना तो, क्योंकि ये जो हम जिज्ञासा पूर्वक पढ़ रहे हैं, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है, विशुद्धि बढ़ रही है। और अकेला शुभ भाव नहीं है जो व्रत के कारण भी हो, ये तो निर्मलता बढ़ रही है उसकी, ज्ञान की निर्मलता। जितने आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे आपके ज्ञान की निर्मलता बढ़ती चली जाएगी, और जिस समय तत्व निर्णय बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा उसी समय आपको आत्मा का अनुभव होगा। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कैसे बटना, कैसे करना, कहाँ देखना, किसको देना, ध्यान करना, कोई चिंता की बात नहीं। बस तत्व विचार करते जाओ, ये सब अपने आप सहज होने वाली बात है। उसको हमने बहुत बड़ा चढ़ाकर दुर्लभ करके, क्योंकि हम प्रयत्न नहीं करते ना, इसलिए दुर्लभ हो गया। प्रयत्न करने वाले को सहज है, स्वाधीन है, सुलभ है एकदम। तो यहाँ हम क्या देख रहे थे, जो वर्गना स्पर्धक किसको, क्योंकि इसको समझे बिना क्षोभशम की परिभाषा समझना कठिन है। भले आप रटेंगे उसको, पर उसका भाव भाषण नहीं होने वाला है। तो वर्ग किसको कहा, कर्म परमाणु को वर्ग कहा, क्योंकि हम यहाँ कर्म की बात कर रहे हैं। ये बार बार क्यों कह रहे हैं, जब हम योग के प्रकरण देखेंगे तो आत्मा के एक प्रदेश को वर्ग कहेंगे, उसकी चिंता मत करना योग स्थान की बात अलग है, यहाँ हम कर्म की बात कर रहे हैं। एक कर्म परमाणु यानी एक वर्ग, जिनमें समान अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। अब वर्गणा को हम एक के ऊपर एक लाइन में बताएंगे, एक के ऊपर एक, नीचे वाला जघन्य, ऊपर वाला उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा।
यहाँ स्थिति की अपेक्षा मत लगाना। तो जो जघन्य अनुभाग वाली वो पहली वर्गणा, पहली वर्गणा में सभी वर्गणों में अनुभाग कितना है? जघन्य है। हम आपको समझाने के लिए कहेंगे 100 है। अनंत में होते हैं अनुभाग, जघन्य भी अनुभाग अनंतों में होते हैं, पर फिर भी उसमें अनंत गुना बढ़ा तो भी हम अनंत ही कहेंगे ना। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए 100 कह रही हूँ। ये हमने कल्पना से संख्या मान ली है कि उसमें 100 विभाग प्रतिच्छेद है और उसकी पहली वर्गणा। दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होगा, यानी 101 वाले हो गए, यानी 101 वाले पूरी वर्गणा नहीं, उस वर्गणा में जितने वर्ग है उस हर एक वर्ग में अनुभाग कितना? 101। तीसरी वर्गणा में 102, चौथी में 103। ऐसे एक एक अविभाग प्रतिच्छेदों से बढ़ती हुई अनंत वर्गणा होती है। कितनी? एक एक से बढ़ती हुई। उन सबको मिलकर कहेंगे एक स्पर्धक, क्योंकि नाम तो हम लेते हैं सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती, पर स्पर्धक है नहीं क्या? तो कर्म परमाणु को वर्ग कहा, समान अनुभाग वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, एक एक अनुभाग से बढ़ती हुए वर्गों के समूह रूप वर्गणाओं का जो समूह है, वर्गणाओं का समूह, ऐसे अनंत वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। तो पहला स्पर्धक और दूसरा स्पर्धक, उसमें अंतर क्या है? दूसरा स्पर्धक कहां से कहेंगे? देखो सुनो, हमने 100, 101, 2, 102, 103, 104 समझने के लिए यहां से मान लिए। अब इसके आगे जो है वो डायरेक्ट वर्गणा कौन सी होगी? 200 वाली। बीच में इतना गैप होगा, उतने परमाणु कोई नहीं होगी उस अनुभाग वाले। पहला स्पर्धक कहां से कहां तक माना? हमने माना है 100, 101, 102, 103, 104। फिर कहां से होगी नेक्स्ट वर्गणा? 200 से। तो 200 से दूसरा स्पर्धक होगा, कैसा होगा? 200, 201, 203, 204। ये हम समझने के लिए बहुत छोटी फिगर लेके बता रहे हैं। वो हमने 4-5 लिए है, परंतु वहां तो अनंत वर्गणा होती है, यानी पहली अनंत है। फिर भी दूसरा स्पर्धक कहां से शुरू होगा? पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा के जो वर्गों का अनुभाग था उससे 2 गुना हुआ। हमने 100 के बदले भी 200 माना, तो 200 से जो वर्गणाएं चालू हो जाएगी वो भी अनंत होगी, पर हमने समझा वो 201, 2, 200, 201, 202, 203, 204, वो हुआ दूसरा स्पर्धक। तीसरा स्पर्धक कहां से होगा? कोई बता सकते हैं आप लोगों में? 300 से। पहला 100 से पहला हुआ, फिर 200 से हुआ, तीसरा स्पर्धक 300 से होगा। 300, 1, 2, 3, 4, 5। फिर चौथा स्पर्धक 400 से। ऐसे स्पर्धक कितने होते हैं? अनंत होते हैं। हमने तो 100 से शुरुआत की, वहां बिगिनिंग ही अनंत से है, और वो भी अनंत स्पर्धक होते हैं। देखो स्थिति बनती है तो सागरों में बनती है, भले कोड़ाकोड़ी सागर भी क्यों ना हो। तो जितने कोई 70 कोड़ाकोड़ी सागर में भी समय कितने हो गए? संख्यात हो गया, असंख्यात हो गया, क्या अनंत हो गए? ये मेरा प्रश्न। असंख्यात आप कहते हैं, अनंत। असंख्यात, असंख्यात क्यों? हमने आपको बताया था पल्ले भी असंख्यात संख्या है ना? और पल्ले के आगे उसका वर्ग करते जाओ तो भी अंगुल भी असंख्यात है। तो ये कोड़ाकोड़ी सागर है, वो पल्ले और पल्ले के वर्ग के बीच वाली संख्या है ना? नहीं समझे? पल्ले का वर्ग करेंगे तो आगे की संख्या आएगी हमारे विरूप धारा में। और सागर क्या है? संख्यात पल्लों को सागर कहेंगे। कितने संख्यात लिए हमने? 10 कोड़ाकोड़ी। 10 कोड़ाकोड़ी संख्यात संख्या है। इतने पल्य यानी वो असंख्यात संख्या है, यानी कर्मों में जो स्थिति के वेरिएशंस कितने हुए? असंख्यात। और अनुभाग के वेरिएशंस देखो, एक समय प्रबद्ध यानी अनंत परमाणु बनते हैं, उसमें स्थिति के भेद कितने पड़ते हैं? जैसे हमने देखा 70 कोड़ाकोड़ी का बंध हुआ तो पहला निषेक 7000 वर्ष और 1 समय पर है, और अंतिम निषेक 70 कोड़ाकोड़ी सागर पर। तो कितने निषेक बने? असंख्यात बने। यह तो समझ में आई ऐसी बात है। पर अनुभाग वही अनंत परमाणु है। अभी उनको हम अनुभाग की अपेक्षा उनकी रचना अलग करेंगे।
परमाणु तो दूसरे नहीं है कि जो परमाणु जो उनमें स्थिति पड़ी है उन्हीं में अनुभाग भी पड़ा है, तो उन्हीं परमाणुओं की हम अनुभाग की अपेक्षा अलग रचना करेंगे। तो उसमें कितने स्पर्धक होंगे? अनंत स्पर्धक होंगे, और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होगी, और एक एक वर्गणा में अनंत वर्ग होंगे। तो हम एक समय में कितने बंद करते हैं, कितने परमाणु बनते, जरा इमेजिन तो करो। अनुभाग की अपेक्षा रचना बिल्कुल अलग है। जिनको हमने स्थिति की अपेक्षा हमने निषेक रचना की थी, उन्हीं परमाणुओं को अभी हम अनुभाग की अपेक्षा अलग रचना में बताएंगे। तो उसमें हम जघन्य वर्गणा से लेकर यानी स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट यानी अनंत स्पर्धकों की बात करेंगे। अब ये इतने सारे अनंत स्पर्धक है, तो उनको यहाँ पर जैसे हम घाती कर्मों के और अघाती कर्मों के दो भेद हमने देखे थे। घाती कर्म कितने हैं? अघाती, पर अघाती में विशेषता है। घाती कर्म सभी अप्रशस्त है, पाप रूप है, और अघाती में पुण्य रूप भी है, पाप रूप। अब आचार्यों ने हमें करुणा करके अनंत स्पर्धकों को 4 में डिवाइड किया। क्या कहा? अनंत के बदले हमें 4 ही नाम याद रखना है। जैसे हमके 4 घाती कर्मों के नाम याद रखने, अनुभाग की अपेक्षा उसके भेद बताओ, तो हम कहेंगे जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। कहेंगे लता वाले, लता, दारू, अस्थि और शैल किसके नाम है? अनुभाग के। अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों के नाम है। अनंत है, उसके 4 भेद किए तो हर एक भेद में अनंत स्पर्धक होगे कि नहीं होगे? लता वाले भी अनंत, दारू वाले भी अनंत, ऊपर अस्थि वाले भी और शैल वाले भी। यानी शैल वाले ने अत्यंत तीव्र अनुभाग वाले, और लता वाले ने अनंत अत्यंत मंद अनुभाग वाले। यहां तक बात समझ में आती? तो घाती कर्मों के 4 नाम कौन से हैं? हाँ, उनके नाम कौन से? स्पर्धकों के नाम बताने आपको। लता से कहेंगे तो हाँ बोलो। आप तीव्रता से बोल रहे हैं कि मंदता से बोल रहे हैं? हाँ, हमने आपको मंदता से पूछा। हाँ, शैल, बहुत अच्छा। देखो यहाँ निकालिए आप, पेज नंबर 47। फोर्टी 46 पे भी है। क्या कह रहे? हाँ हाँ, ये पंचलब्धि पुस्तक निकाली, पंचलब्धि ग्रीन वाली। हाँ, कौन सा पेज निकाला आपने? हाँ, 46। यानी वो फिगर भी बताइए और यहाँ डिस्क्रिप्शन भी बताया है। ये चैप्टर उसकी जो फिगर है 48 पर है, और उसका डिस्क्रिप्शन है 46 पर है। 46 पेज निकालना, 46 नंबर का। देखो ये स्पर्धक रचना एक बार समझ में आवे ना, तो क्षोभक्षम भाव समझने में बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसमें जरा करेक्शन करना, अपने पुस्तक में शायद होगी उसमें करेक्शन। ऊपर से पहली लाइन से 46 पेज। अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या बताया था? अनंत वर्गणा कौन सी बताई थी? 100, 101, 102, 103, 104। हमने 5 बताए, पर वहां अनंत होती है। वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गणा में दुगुने होते हैं, यानी 100 से 200 हो गए, वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। जब 3 गुना होते हैं तब तीसरा स्पर्धक। उसके आगे किसी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं की जब हम निषेक रचना देखते हैं, निषेक किसको बता रहे हैं? स्थिति को। निषेक का अर्थ है स्थिति, और स्पर्धक का अर्थ होता है अनुभाग। तो हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। नीचे जो ट्रायंगुलर फिगर बताई ना, नीचे के निषेक बड़े होते हैं और ऊपर परमाणुओं की संख्या कम होती चली जाती निषेक में। ऐसे वर्गणाओं में भी होगा, वर्गणाओं में भी नीचे के वर्गणा में अनुभाग कम है, परंतु दूसरी तीसरी वर्गणाओं में परमाणुओं की संख्या घटती चली जाएगी। यहाँ क्या कहते हैं?
आगे जो लिखा है ना, परंतु अनुभाग सबसे हीन होता है, उसमें एक लाइन काट दी है ना आपके पुस्तक में, ये हमने बाद में करेक्शन किया है, क्योंकि हम जब अन्ना जी से सीखते थे तो उन्होंने ऐसा ही पढ़ाया था कि नीचे के निषेकों में अनुभाग हीन होता है, इसलिए यहाँ काट के वैसा ही रखा है। हम पूरा मिटा सकते थे, परंतु ये हमारी भूल थी ये दिखाने के लिए। पहले जो हमने लिखा था सुनकर लिखा था, बाद में अभ्यास हुआ तो ख्याल में आ गया कि ये बात गलत है, तो इसलिए उसके ऊपर आड़ी लाइन करके उसको काटा है। यानी परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु ऊपर ऊपर के निषेकों में परमाणु कम होते जाते हैं, इतना रखा, और आगे वाले जो है ना और अनुभाग बढ़ता चला जाता है, उसके ऊपर भी काट दे। ये समझ में आई? क्योंकि निषेक रचना अलग बताना है, अनुभाग रचना अलग बताना है। निषेक रचना में ही अनुभाग नीचे ऊपर ऐसा नहीं बताना। ख्याल में आई बात? ये यानी हमने क्या भूल से सोचा था, वैसा नहीं है। आगम में क्या है, देखो ऐसा होता है, कभी कभी अपन बोलने में भूल होती है, कभी कभी सुनने में होती है, कभी कभी गलत पढ़ा है हमने किसी से, परंतु आगम हमारे लिए सर्वतोपरि है। भले अपनी भी भूल होती है तो आगम में जब हम सही पढ़ते तो उसका स्वीकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने पहले गलत बोला, अभी हमारी इज्जत क्या रही। अपनी इज्जत तो आगम को सही रूप से समझने में है। तो यहाँ जो निषेक रचना लिखे, नीचे आबाधाकाल और ऊपर घटते हुए स्थिति, हाँ क्या कहते हैं, हाँ अभी उसके नीचे दिखना। देखो, निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना हो, वे तो मात्र आलेख है, चित्रांकन है। जिस तरह वस्तु की कीमतें दर्शाने वाले आलेख होते हैं, या टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय उनके रनों की संख्या का आलेख बताते हैं, उसी तरह यहाँ समझना। यानी यहाँ कर्मों में कोई ऐसे लाइन बेंड नहीं होती, वे कोई लाइन से खड़े नहीं है कि अभी मैं चला जाऊंगा अब बाद में आना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि कर्म तो सर्वत्र पड़े है, सर्वात्म प्रदेशों में कर्म सर्वत्र है, तो वहां जो जो कर्म परमाणु समान स्थिति वाले हैं उनको हम निषेक कहेंगे, और समान अनुभाग वाले उसको वर्गणा कहेंगे। ऐसे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए वर्गों के समूह रूप जो वर्गणा है, इतनी अनंत, उसको कहेंगे स्पर्धक। जब 2 गुना होता है वहां से जो स्पर्धक होगा वो दूसरा स्पर्धक, 3 गुना वहां से तीसरा स्पर्धक। ये थोड़ा हम ख्याल में लेंगे तो आगे का जो कथन है वो समझने में आसानी होगी। तो घाती कर्मों के 4 नाम बताए। कौन से 4 नाम बताए? देखो, आप यहाँ 48 पेज पर आना, आप ऊपर से भी नीचे पढ़ सकते हैं, नीचे से भी ऊपर पढ़ सकते हैं। हम अभी नीचे से पढ़ेंगे। लता, दारू, शैल, अस्थि और शैल, ये क्या है? बेल की, ये इसको जो नरमाई है, कठिनाई, उसकी अपेक्षा इसको उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न किया, जिसको रूपक कहते हैं ना। लताएं ने बेल कैसे नरम होते, जैसे वो बेंड करेंगे वैसी होती, तो ये कम अनुभाग वाले, कठिनाई बहुत कम है। दारू यानी लकड़ी, सूखी लकड़ी, वो रू ह्रस्व है, रू दीर्घ करेंगे तो क्या होगा? वो मध्य, दारू यानी मध्य, वो नहीं है लेना। अस्थि यानी हड्डी, हड्डी और कठिन है, और उससे भी पत्थर, शैल, वो सबसे कठिन है। ऐसे ही जो मंद अनुभाग वाले हैं उसको कहेंगे लता वाले, उससे तीव्र अनुभाग है वो दारू वाले, उससे तीव्र अनुभाग है अस्थि वाले, और अत्यंत तीव्र अनुभाग है वो शैल वाले। ये कौन से कर्मों की बातें हैं बेटा? कौन से कर्मों में उसके नाम बताना, वो कर्मों के नाम बताना। बहुत अच्छा। यानी ज्ञानावरण के हम आपको स्पर्धकों के नाम पूछेंगे तो आपको ये 4 नाम बताना। दर्शनावरण में यही 4 नाम आएंगे, मोहनीय में भी आएंगे। अब उसमें जो सर्वघाती देशघाती उसकी बात करेंगे हम बाद में। पहले हम ये 4 नाम लेके उसको समझेंगे। अब अघाती में दो प्रकार है, पुण्य प्रकृतियां अलग और पाप प्रकृतियां अलग। उसके अनुभाग भी अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो जिसको होंगे ना मंद अनुभाग, किसका? पुण्य का, और तीव्र अनुभाग
तो तीव्र अनुभाग का फल भी अधिक पुण्य का जो फल मिलने वाला वैसे मिलेगा, क्योंकि पुण्य में भी बहुत वेरिएशन है कि नहीं है। जैसे रास्ते में चलते चलते किसी ने मदद की, वो भी शुभ परिणाम है। कोई स्कूल कॉलेज खोलता है, वो भी शुभ परिणाम है। हॉस्पिटल खोलता है, रोगियों को मुफ्त में इलाज करता है, वो भी शुभ परिणाम है। ये पढ़ते पढ़ाते, वो भी शुभ परिणाम है। उससे भी आत्म संबंधी विचार चल रहे, तत्व विचार चल रहे, वो तो उत्कृष्ट शुभ परिणाम। विकल्प है तब तक शुभ है, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है। हल में आती है बात, ये नहीं कहती। तत्व का विचार कर रहे, विकल्प कर रहे, मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं, ये तो विकल्प है, वो शुभ भाव है। तब तक उसको शुद्धोपयोग यानी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के शुभ भाव है, तो जो पुण्य बंधेगा, जो प्रकृतियां बंधेगी, उसमें अनुभाग भी अलग अलग पड़ेगा। नेचुरल है ना, जिस जाति के भाव हो गए उस जाति का अनुभाग पड़ेगा। तो उसको हम नाम लेकर समझाएंगे। हीन अनुभाग से उत्कृष्ट अनुभाग तक क्या लिखा है वहां पर? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। पेज नंबर 48। प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों के नाम क्या है? बोलो बेटा, लास्ट। प्रशस्त प्रकृतियों के नाम स्पर्धकों के, अभी हमने 4 नाम बताए ना। आपके पास पुस्तक नहीं है? अच्छा, हाँ, हाँ, अभी दे दो उनको पुस्तक, चलेगा। हाँ, पुस्तक नहीं तो ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, है ना? क्यों, इतनी पुस्तक है क्या यहाँ पर? हाँ, लेके बैठना चाहिए। हाँ, देखो, प्रशस्त प्रकृतियों के नाम क्या है बेटा? किसके नाम है ये? के स्पर्धकों के। कितने होते हैं स्पर्धक? अनंत होते हैं। हाँ, उसको 4 में बांट दिया। अब अप्रशस्त, अघाती के अप्रशस्त, उसके भी 4 नाम है, नीचे से ऊपर। नीम, कांजीर, विष, हलाल। यहाँ कड़वाहट की अपेक्षा बात कर रहे। नीम कहो या निम्ब कहो, एक ही बात है। नीम भी कहते हैं उसको, नीम। हाँ, जो हमने कड़ू नीम कहते हैं वैसे। हाँ, तो वो कैसे? कांजीर यानी वो एक काड़े चिरायत वाला कुछ आता है ना, चिरायता, चिरायता। हाँ, वो कड़वा ज्यादा है, उसके भी विष ज्यादा कड़वा है। और हलाल सबसे कड़वा है। हाँ, हाँ, साइनाइड। तो ये 4 नाम कौन बताएगा? घाती के नाम बताए आप। घाती के 4 नाम स्पर्धकों के। हाँ, बहुत अच्छा। अघाती के पुण्य के? खांड, अमृत। हाँ, यह मिठास ज्यादा ज्यादा है। ये खांड और शर्करा में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो मिश्री होती है। हाँ, खांड यानी रेगुलर शुगर है ना, वो खांड, शक्कर। हाँ, तो ये हमने 4 नाम देखे। अभी जो हाँ अभी इनमें हमें प्रकृतियों को पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर स्पर्धकों की बात करेंगे। ये सर्वघाती और देशघाती, ऐसे दो प्रकृतियों के नाम अलग हो गए। और वो प्रकृतियों के अंदर वो स्पर्धक कौन से होते, वो बात अलग है। और इसके लिए थोड़ी मेहनत, 1 घंटा करेंगे तो कल वो समझने में आसान होगा। और इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना क्षोभशम क्या है वो समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि हमने भी पहले, हम भी करते थे परिभाषा, रट के फिर वो उत्तर देते थे परीक्षा में, पहला नंबर आता था, अपन क्या कह रहे मालूम नहीं है। तो देखो, अभी हम घाती कर्मों की प्रकृतियां कितनी देखी हमने, और उसी उत्तर प्रकृतियां 47 देखी। तो अब उसमें हमें 2 में डिवाइड करना है। कैसे? सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के नाम। अभी मैंने स्पर्धक का नाम नहीं लिया, अभी मैं मात्र प्रकृति कह रही हूं।
तो जो 47 प्रकृतियां है किसकी, घाती कर्मों की, उसको हम कुछ प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृतियां है। सर्वघाती का अर्थ है क्या, उसका जो प्रतिपक्ष है उसका पूरा घात करती है। प्रतिपक्ष समझते हो? नहीं। जैसे मति ज्ञानावरण जो कर्म है वो किस पर उसका असर होता है, किसमें निमित्त है, मति ज्ञान में। तो मति ज्ञान का प्रतिस्पर्धी वो कौन है, मति ज्ञानावरण कर्म। या मति ज्ञानावरण कर्म क्या कर रहा है, अपने प्रतिस्पर्धी को आवरण कर रहा है अपनी भाषा में। उसका दूसरे ज्ञान पर उसका असर नहीं होगा। नहीं समझे? आपको केवल ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं है? हाँ, सबको है। हम आप सबको है ना। तो वो आपके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को रोक रहा है? अरे मति ज्ञानावरण का उदय है, वो केवल ज्ञान को रोकेगा। पर हम केवल ज्ञानावरण है ना, इसलिए उसका वो कार्य ऐसा कहेंगे। अपने प्रतिपक्ष का घात करता है तो उसको कहेंगे सर्वघाती। ख्याल में आई बात? अब देशघाती है ने उसका उदय है फिर भी पूरा घात नहीं होता। देश यानी पार्शल, देशघाती, एक देश। ऐसी प्रकृतियां ही अलग अलग है। तो वो कौन सी है, तो हमें एक एक में देखना पड़ेगा। पहले उसमें स्पर्धक कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे, फिर वो प्रकृतियों की बात करेंगे। दो कौन सी प्रकृतियां होती है, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति। वो कौन सी, उनके नाम बाद में देखेंगे। अब सर्वघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन से होते वो देखेंगे, और देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन से होते वो भी देखेंगे। ये बहुत महत्व की बात है। देखो, सर्वघाती के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। क्या कहा? यानी सर्वघाती प्रकृति और उसके स्पर्धक भी सर्वघाती स्पर्धक। अब देशघाती में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हाँ, देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। क्या कहा मैंने लास्ट? देशघाती प्रकृति में कौन से स्पर्धक होते हैं? दोनों होते हैं। और सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती होते हैं। अभी 5 ज्ञानावरण है, तो उसमें देशघाती प्रकृतियां कितनी है और सर्वघाती कितनी है? कौन सी है सर्वघाती? केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, तो उसके स्पर्धक कैसे हो गए? सर्वघाती। और मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, वो सब जो है 4 है, वो देशघाती है। तो उसमें कैसे स्पर्धक है? सर्वघाती भी है, देशघाती भी। यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि ये समझे बिना आगे का क्षोभशम समझना मुश्किल है। तो मेरा अभी प्रश्न है, मात्र हम ज्ञानावरण पर घटित करते, बाकी सब प्रकृति हम बाद में देखेंगे। तो जो क्षोभशम की परिभाषा ये 5 ज्ञानावरण में कौन सी प्रकृति पर घटित होगी? 5 है ना ज्ञानावरण, तो केवल ज्ञानावरण का क्षोभशम होगा कि नहीं होगा? होगा। घटित करो, घटित करो। नहीं, आप केवल ज्ञानावरण होगा कहते हैं ना, आपने भी होगा कहना। परिभाषा क्या आपकी? सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धकों की मिलकर आपने बात की थी। क्षोभशम की परिभाषा क्या है? वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है ना। और भविष्य काल में वो पड़े हैं, अपनी सत्ता में पड़े हैं, देशघाती यानी सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे। उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या है? एक बोलो, एक बोलो। हाँ, अरे दब जाएंगे तो परमाणु कहाँ जाएंगे? जो उदय रूप है उदय में आते ही रहेंगे, आएंगे, अपने रूप से उदय में नहीं आएंगे। सर्वघाती है वो एक समय में देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आएंगे। आप ही ने तो परिभाषा बताई, हमने आपको नहीं बताई थी, है ना। फिर से देखो, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है,
उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है, उसका उदय हो, और यहाँ केवल ज्ञान तो है ही नहीं है, अपने प्रतिस्पर्धी का पूरा घात करते, अभी उनको छोड़ देते। मति ज्ञानावरण की बात करते हैं। मति ज्ञानावरण देशघाती है कि सर्वघाती है? देशघाती प्रकृति है। उसमें स्पर्धक कौन कौन से है? सर्वघाती भी है, देशघाती भी। अब मान लो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जावे तो क्या होगा? जीव मति ज्ञान से भी रहित होगा, यानी वो पर्याय ज्ञान भी नहीं रहेगा उसको। तो ऐसा कौन सा जीव है? कोई सा नहीं। यानी मति शुद्ध ज्ञान का मिनिमम अंश तो होगा ही होगा, जिसको हम पर्याय ज्ञान भी कह रहे हैं ना। तो मति ज्ञानावरण में क्या हो रहा है? क्षोभशम हो रहा है ना, क्या हो रहा है? तो मति ज्ञानावरण में भी सर्वघाती स्पर्धक है, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है, परंतु उसके कुछ स्पर्धक सर्वघाती है, कुछ देशघाती है। तो मति ज्ञान हमारा कुछ ना कुछ चालू है, उसका अर्थ क्या है? सर्वघाती का उदय नहीं हो रहा है, पर परमाणु तो उदय में आएंगे ही आएंगे, यानी उसका निकलना क्षय तो हो रहा है। कैसा? अपने रूप से उदय नहीं हो रहा है, उदयाभावी क्षय, क्योंकि जो परमाणु, जो प्रदेश उदय कहेंगे वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि जो परमाणु उदय के सन्मुख हुए हैं वो रुक जाए ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने रूप से उदय में नहीं आएंगे, सर्वघाती वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आएंगे, देशघाती होकर उदय में आएंगे। तो मति ज्ञान, हमारा मति ज्ञान चल रहा है, उसका अर्थ क्या है? मति ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक बंधे थे, जो सत्ता में भी है, वो अभी उदय में नहीं आएंगे। सर्वघाती का उदय हो जाएगा, जीव मति ज्ञान से रहित हो जाएगा। हम छद्मस्थ की बात करें, यानी क्या है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय जा रहे, पर सर्वघाती रूप से उदय नहीं हो रहा, उसको कहेंगे उदयाभावी क्षय। भविष्य में, ये तो पहले निषेध की बात है, दूसरे तीसरे ऊपर के सभी निषेधों में सर्वघाती स्पर्धक पड़े हैं, तो कहते हैं उसका सदवस्था रूप उपशम, वो उदीर्ण होकर सर्वघाती रूप से हो जावे ऐसा नहीं है। यहां तक ख्याल में? पर उदय तो हो रहा है ना, तो किसका होगा? देशघाती स्पर्धकों का उदय। यानी पहले वहां देशघाती भी थे, पर सर्वघाती देशघाती एक साथ उदय में आवे तो सर्वघाती तो पूरा नाश करने वाला है। तो सर्वघाती है वो देशघाती रूप टर्न हो जाएगा, और देशघाती भी थे ही थे, तभी देशघाती रूप से उदय होगा। तो हमने परिभाषा क्या देखी थी? 50 पेज पे है, देखो क्षोभशम की परिभाषा, दूसरे पैराग्राफ में चौथी लाइन, देखो देखो क्षोभशम की परिभाषा। मति ज्ञाना पर, उसके मति ज्ञानावरण पर हम घटित कर रहे हैं। मति ज्ञानावरण कैसी प्रकृति है? सर्वघाती के देशघाती है? देशघाती है। उसमें स्पर्धक कौन से है? दोनों है। तो देखो वर्तमान कालीन कर देते, जो वर्तमान में उदय रूप निषेध है उसकी बात है, और जब हमेशा वर्तमान काल नीचे दिखाते हैं, भविष्य काल ऊपर दिखाते, तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ये वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आने वाले, फिर भी खिर जाएंगे, इसलिए उसको कहे उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का, उन्हीं यानी सर्वघाती, सदवस्था रूप उपशम, अपनी जगह बनाए रहना, उसको कहेंगे सदवस्था रूप उपशम। कल हमने जो अंतर वाला उपशम किया वैसा नहीं है, ख्याल में है ना? इसको कहेंगे सदवस्था रूप उपशम, अपने जगह छोड़कर जल्दी उदय में आवे ऐसा नहीं है, तो कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। और अभी उदय किसका होगा? वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये 3 अवस्था हो गई। कर्म की इन 3 रूप अवस्थाओं को क्षोभशम कहते हैं। तो ये हमने ऐसा क्षोभशम मति ज्ञान पर, यानी मति ज्ञानावरण की बात हमने यहाँ देखी थी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? हमें क्षोभशम ज्ञान है। जितना हमारा क्षोभशम है ना, इतना ज्ञान का उघाड़ है, उसको क्या कहेंगे? क्षोभशम ज्ञान। और केवली का कैसा ज्ञान है? क्षायिक ज्ञान है।
क्षयिक भाव में गिना था हमने उसको। एक 4 घाती कर्मों के नाम मालूम है तो ये सब बातें घटित होगी। अभी हमने एक शोभशम सभी भांति आपको घटित करके नहीं बताए, हम एक एक ज्ञानावरण की बात हम यहाँ घटित करेंगे। जैसे मति ज्ञानावरण का भी हमारा शोभशम चल रहा है, बरोबर। श्रुत ज्ञानावरण का चल रहा है। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है, देशघाती है कि सर्वघाती है? आपको अवधि ज्ञान है बेटा? आपके बाजू वाले को नहीं है, वो देशघाती प्रकृति है ना, तो आपको अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? आपको ही बताना है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अवधि ज्ञानावरण का उदय है ना आपको? हमें सबको 5 ज्ञानावरण का उदय है। मति ज्ञानावरण का भी है, पर उसमें हमने एक शोभशम घटित किया, क्योंकि वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे, देशघाती रूप से उदय में आ रहे, इसलिए हमें आपको मति ज्ञान चालू है। तो आपको अवधि ज्ञान क्यों नहीं, आपको बताना है। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती प्रकृति होने पर भी मुझे भी अवधि ज्ञान नहीं है, आपको भी नहीं है कह रहे आप, तो क्यों नहीं है? आप बोलेंगे आवरण है, तो आपको अवधि ज्ञान होना चाहिए। मति ज्ञान है कि नहीं आपको? मति ज्ञान नहीं है आपको? आप जो जानने का कार्य करें ना, अभी सुन रहे हैं, ये क्या है? मति ज्ञान है। इंद्रियों के द्वारा आप जान रहे कि नहीं है? देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो आपका मति ज्ञान है। तो मति ज्ञानावरण उसके सर्वघाती स्पर्धक का आपको उदय नहीं है, देशघाती का उदय है, तो आपका मति ज्ञान चालू है। तो अभी मेरा प्रश्न है, आपका अवधि ज्ञान है कि नहीं बेटा? आपको अवधि ज्ञान है? बताना नहीं तो सब हाथ लेके सामने आ जाएंगे, मेरा बताओ क्या होने वाला है। आपका अवधि ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ बोलो, कौन बोलना चाहते? आपको है, बहुत अच्छा है। हाँ, अभी मैं कौन सा प्रश्न पूछने वाली हूँ? उसमें बोलो, उसमें बोलो। सर्वघाती का उदय है। हाँ, देखो क्या है, अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती प्रकृति है, उसमें स्पर्धक कौन कौन से है? सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। हमें अवधि ज्ञान नहीं, उसका अर्थ क्या है? सर्वघाती का उदय चल रहा है। हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है, इसलिए हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। और जिसका अवधि ज्ञान है उसका क्या होता होगा? हाँ, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है और देशघाती स्पर्धकों का उदय है। मति ज्ञान मन परे ज्ञानावरण में भी ऐसा ही लेना है। जिन मुनियों को मन परे ज्ञान है उनमें कैसा होगा? सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और फिर देशघाती का उदय। कितना आसान है। हम लोग कहते कि करना योग बहुत कठिन बात है। क्योंकि पहले हम भी शोभशम की परिभाषा रटते थे, परीक्षा में भी लिखते थे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते थे, पर इधर कुछ नहीं समझते थे। समझे बिना याद करते हैं तो कुछ नहीं याद नहीं रहता है। तो ये हमने ज्ञानावरण की बात देखी थी, अभी हो गई ना बाकी। हाँ, तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है। अन्य 4 ज्ञानावरण देशघाती प्रकृतियां है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है। तो जो छद्मस जीवों को मति श्रुत ज्ञान तो सबको है, तो किसी को भी सर्वघाती का उदय नहीं है। भले बांधा है, सत्ता में पड़ा है, परंतु सर्वघाती रूप से मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कभी भी उदय रूप नहीं होंगे। तो हमारा यह मति श्रुत ज्ञान चल रहा है। अन्य जो 2 है, अवधि ज्ञानावरण और मन परिज्ञान, वो भी देशघाती प्रकृतियां है, उनमें सर्वघाती स्पर्धक भी है, देशघाती स्पर्धक भी है। तो जिनको अवधि ज्ञान है उनका क्षोभशम होगा, और हमें आपको अवधि ज्ञान नहीं है तो उनके सर्वघाती का उदय होगा, स्पर्धकों का। ख्याल में आई बात? मन परिज्ञान गृहस्थों को किसी को नहीं होता है, तो उसके क्या है? सर्वघाती का उदय है। मन परिज्ञान किसी किसी मुनि के होता है, सबको होता है ऐसा भी नहीं है।
हाँ, तो उनके उसका क्षोभशम चल रहा है। ये क्षोभशम की परिभाषा अभी हम जब घटित करते हैं, इसमें स्पर्धक क्या है, सर्वघाती क्या है, देशघाती क्या है, वो सब समझना पड़ता है। अभी मेरा एक लास्ट सवाल, क्योंकि अभी इससे समय हो गया। ये सातावेदनीय प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है? बोलो। क्या कह रहे? सर्वघाती। आप क्या कहते बेटा? हाँ बोलो। हाँ बोलो। अरे उसमें क्या देखते, उसमें मत देखना। हाँ बोलो बोलो। देशघाती। आप क्या कहते? और कोई? अरे वो आघाती है। नहीं समझे? हाँ, हम आपको कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे। वो पुस्तक में देख रहा है बेचारा। हमने क्या पूछा? वेदिनी की बात पूछी। वो तो आघाती है। आघाती में कोई सर्वघाती देशघाती है ही नहीं, वो तो आघाती है। ख्याल में आई बात? अभी यहीं रुकेंगे, फिर कल क्षोभशम भाव जो 18 है वो कैसे घटित करने हैं। हमें अगर देशघाती प्रकृतियां मालूम होगी तो उसी में सर्वघात ये क्षोभशम घटित होगा। फिर से जो जो देशघाती प्रकृतियां है उन्हीं पर क्षोभशम घटित होगा। तो वो हम कल देखेंगे। अभी तो यहीं रुकेंगे। बोलो 24 भगवान जय।